तो कैसे हैं आप लोग। ये है हमारा अगला वीडियो करंट अफेयर्स के एनालिसिस पे और एमसीक्यूज पे, जिसमें और टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। साथ के साथ हमारी एक सबसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आ रही है जहां पे 80 टेस्ट होंगे, 50 टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के और 30 टेस्ट होंगे मेंस के, 20 होंगे फुल लेंथ टेस्ट, 12 सेक्शनल टेस्ट और 18 टॉपिक वाइज टेस्ट। साथ के साथ हर संडे सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट होता है विच इज अ गेमिफाइड वर्जन ऑफ अनअकैडमी, तो वो आप अटेंड करेंगे रोज सुबह 11 बजे। ऑल्सो अभी एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चल रहा है ऑफर कि अगर आप जीएस और ऑप्शनल को साथ में सब्सक्राइब करते हो तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा, 25% कॉम्बो पे और 10% रेफरल कोड यूज करने पे। इसी के साथ नोट्स अनअकैडमी के जो 20 बुक्स हैं हिंदी और इंग्लिश में, अगर आप एक साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आपको फ्री मिलेंगे एब्सोल्युटली। 23 जून से 2021, 22 और 23 के बैचेस शुरू हो रहे हैं, रिवीजन बैच, 1 साल का बैच और 2 साल के बैच इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में। साथ के साथ एनसीईआरटी के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं जिसमें आपका पूरा प्री मेंस और इंटरव्यू का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। सो एनरोल करिए अनअकैडमी पे यूजिंग द रेफरल कोड, लेट्स क्रैक इट। आज का हमारा पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के बारे में 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं और यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवाइज रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस एंड हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस ओवर पेट्रोल एंड डीजल। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो पेट्रोल डीजल के ऊपर 3 तरीके का सेस लगाती है। सेकेंड, मोर इज द अमाउंट ऑफ सेस कलेक्टेड ओवर पेट्रोल एंड डीजल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मोर इज द शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू विद द स्टेट गवर्नमेंट। जितना ज्यादा केंद्र की सरकार सेस कलेक्ट करेगी उतना ही ज्यादा रेवेन्यू शेयरिंग किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। सो द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो पेट्रोल में बेसिकली क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल में क्या हो रहा है, लेट अस से ये फैक्ट्री है, रिफाइनरी है, यहां से पेट्रोल और डीजल रिफाइन होकर निकला। जैसे ही यहां से पेट्रोल और डीजल रिफाइन होकर निकलता है केंद्र की सरकार इसके ऊपर लगाती है एक तो एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है। जब भी पेट्रोल और डीजल रिफाइनरी से बाहर निकलता है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। इसी के साथ केंद्र की सरकार पेट्रोल डीजल पे आजकल 2 तरीके का सेस लगा रही है। एक है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, इसका पैसा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज होगा। और दूसरा है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जिसका पैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यूज किया जाएगा। तो यहां पे केंद्र की सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और 2 तरीके के सेस लगाती है। इसके बाद स्टेट में जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल बिकता है तो इसकी सेल पे स्टेट गवर्नमेंट एक तो वैट लगाती है, साथ में सेस लगाती है। हर स्टेट अलग अलग सेस लगा रही है, कुछ स्टेट जो है वो सेस नहीं लगा रहे, कुछ लगा रहे हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो वो सेस लगा सकते हैं और वैट तो लगता ही है, वैट तो हर स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। इधर आपको एक चीज समझनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी है दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 2 सेस हैं दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन जैसे जैसे आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाओगे वैसे वैसे स्टेट का वैट चेंज होता रहेगा। हर स्टेट गवर्नमेंट अलग रेट ऑफ वैट लगाती है, कोई 12.5%, कोई 13%, कोई 15%। इस तरीके से हर स्टेट गवर्नमेंट अलग वैट लगाती है। साथ के साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स सेस लगाती हैं और कुछ नहीं लगाती हैं, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह समझना है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है वैट लगाने की पेट्रोल और डीजल की सेल पे, एंड दे ऑल्सो हैव द अथॉरिटी टू लेवाई सेस, ये सेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे यहां आर्टिकल 280 के अंडर एक कमीशन बनती है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। हमारे यहां आर्टिकल 280 के अंडर फाइनेंस कमीशन बनती है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन बोलती है कि केंद्र सरकार जो है वो अपने टैक्सेस को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी, अपने टैक्सेस का 41% स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। ऐसा फाइनेंस कमीशन बोलती है। जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन की एनके सिंह की रिपोर्ट आई है अभी, उन्होंने ये बोला है कि जो केंद्र की सरकार है वो अपने टैक्सेस का 41% स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। सवाल उठता है सर कौन से वाला टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इधर पेट्रोल डीजल के ऊपर 2 तरीके का टैक्स लगा रही है, एक एक्साइज ड्यूटी और बाकी 2 तरीके के सेस हो गए। आपको यह ध्यान रखना है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि केंद्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ
एक्साइज ड्यूटी शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। इस पेट्रोल वाले एग्जांपल में, ये जो पेट्रोल वाला पूरा एग्जांपल है, यहां पे केंद्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी शेयर करती है स्टेट्स के साथ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के अंडर। मतलब कि ये जो सेस का पैसा है ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। केंद्र की सरकार सेस का पैसा कभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के अंडर शेयर नहीं करती। मतलब कि जितना भी केंद्र की सरकार सेस कलेक्ट कर रही है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। मतलब कि इस पैसे में से 41% स्टेट को नहीं देना होता। स्टेट्स को जो 41% पैसा देना है वो एक्साइज ड्यूटी का देना है, सेस का नहीं देना है। और स्टेट जो वैट लगा रही है और स्टेट जो सेस लगा रहा है, ये दोनों 100% स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं। कहने का मतलब है स्टेट का टैक्स तो स्टेट के पास ही रहेगा, सेंटर का जो टैक्स है उसका 41% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस के अंडर, और उसका जो सेस है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, क्योंकि फाइनेंस कमीशन कहता है कि सेस जो है वो केंद्र की सरकार खुद यूज कर सकती है, उसको स्टेट्स को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। राइट। इस वजह से क्या हो रहा है, यहां से दो बातें समझने को मिलती हैं। एक बात कि हर स्टेट में पेट्रोल और डीजल का रेट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट का वैट का रेट और सेस का रेट डिफरेंट है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आजकल एक नई चीज शुरू करी है। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी तो सेम रखी, लेकिन धीरे धीरे सेस का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे सेस का रेट बढ़ा के अपना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली समझने की बात यह है कि केंद्र की सरकार सेस क्यों बढ़ा रही है और एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ा रही। अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो स्टेट गवर्नमेंट को 41% के अंडर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर केंद्र की सरकार सेस बढ़ाती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी शेयर नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि पूरा का पूरा 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। इस वजह से केंद्र की सरकार आजकल सेस ज्यादा लगाती है और एक्साइज ड्यूटी कम बढ़ाती है। इस वजह से जो है स्टेट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और वो अपना वैट और सेस लगाते हैं इस पे। साथ के साथ एक चीज ध्यान रखनी है कि स्टेट में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस वेरी करता है, उसके दो फैक्टर तो हमने देख लिए। एक हो गया स्टेट वैट और एक हो गया स्टेट के सेस। तीसरा फैक्टर है फ्रेट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कई जगह गांव और कस्बे वगैरह ऐसे होते हैं जहां पे पेट्रोल डीजल पहुंचाने में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है। इस वजह से उन एरियाज में पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो महंगा होता है। मतलब कि अगर आप देखोगे कि जो रूरल एरियाज हैं या बहुत ही बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं, वहां पे पेट्रोल और डीजल का प्राइस ज्यादा होगा यूजुअली। एक तो स्टेट का वैट लगता है, स्टेट का सेस लगता है, और उन एरियाज तक पेट्रोल डीजल के टैंकर ट्रक वगैरह पहुंचाने में काफी मशक्कत लगती है, जिसकी वजह से फ्रेट कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। एंड हेंस ये है पूरा पेट्रोल और डीजल का हमारे यहाँ डायनेमिक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है एक्साइज और सेस, सेस दो तरीके के, एग्रीकल्चर और रोड का, और स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है वैट और सेस। साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फ्रेट कॉस्ट डिफरेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेसिकली डिफरेंट होती है। इस वजह से हर स्टेट में प्राइस डिफरेंट होता है, और इवन स्टेट्स के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइस डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ द फ्रेट कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, superoxide dismutase is an enzyme found in mitochondria that fixes the super reactive oxygen of the cells. Second, copies of magnesium containing superoxide dismutase are added to the genetically modified rubber plant to allow it to grow in cold conditions of northeast India. Try and solve this science tech का क्वेश्चन है। So the answer is A, only one. पहला स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगर हम रबड़ की बात करते हैं, बेसिकली जो पूरा टॉपिक न्यूज में है रबड़ की वजह से है। रबड़ यूजुअली ग्रो होता है वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में। वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में रबड़ ग्रो होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो हिली एरियाज हैं, अपर एरियाज हैं, वहां पे सर्दियों में काफी ज्यादा ठंडी पड़ जाती है, और ऐसी कंडीशंस में रबड़ यूजुअली नहीं उग पाता। जब क्लाइमेट ठंडा हो जाता है, जब वेदर कोल्ड हो जाता है, उस सिचुएशन में रबड़ यूजुअली ग्रो नहीं कर पाता। साइंटिस्ट ने एक नया तरीका निकाला सर्दियों में भी रबड़ को ग्रो करने का, एंड दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़। मतलब कि जो रबड़ प्लांट के जीन्स हैं उनको एडिट करने की कोशिश करी, उनको चेंज करने की कोशिश करी, जिससे कि रबड़ हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस के साथ साथ कोल्ड कंडीशंस में भी उग सके। सवाल उठता है, साइंटिस्ट ने रबड़ के जीन्स में क्या चेंज करा? साइंटिस्ट ने रबड़ के जीन्स में एक एक्स्ट्रा एंजाइम थोड़ी ज्यादा मात्रा में डाल दिया, जिसका नाम है मैंगनीज सुपरऑक्साइड डाइम्यूटेज। मैंगनीज सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज। दिस
मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ये जो मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, इसकी क्वांटिटी जो है रबड़ प्लांट में वो इंक्रीज कर दी गई। मतलब कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ है उसमें मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर दी गई। बेसिकली ये जो मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, ये रबड़ प्लांट का जो सेल होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सारी की सारी एनर्जी जो है वहां पे जनरेट होती है। वहीं पे ये एंजाइम पाया जाता है दैट इज मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ये जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज होते हैं, इनका बेसिकली काम ये होता है कि जो सुपर रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है सेल के अंदर कई बार बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन आ जाती है। उस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करना, उस ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करने का काम ये मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का होता है। मतलब कि सर्दियों के टाइम पे आपको पता है कि बाहर हाई प्रेशर ज्यादा होता है। अगर ऑक्सीजन पोर्स के थ्रू प्लांट के अंदर जाती है और उसमें से सुपर रिएक्टिव ऑक्सीजन अंदर जाती है, उस सिचुएशन में ये जो मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करेगा, जिससे कि रबड़ प्लांट जो है वो ठंडी कंडीशंस में भी उग पाएगा। तो इस तरीके से रबड़ प्लांट का जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया और अब इसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में सर्दियों में भी उगाया जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखेंगे कि नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करना है। जब ये आप पूरा कर लोगे चारों क्वेश्चंस आज के, इसका स्कोर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, सो दैट वी शुड नो कि आपको कितना आता है या फिर एक कंपटीशन लेवल क्या चल रहा है। अगला सवाल आज का विद रिगार्ड्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। फर्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू नोटिफाई डिजास्टर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सेकंड, as per the provisions of the act, the money in the state disaster relief fund has to be equally divided between the center notified disasters and the state notified disasters. Try and solve this. So the answer is A, only one. पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिजास्टर्स को नोटिफाई कर सकती है कि हाँ ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, कोरोना वायरस को भी केंद्र की सरकार ने सेंट्रल डिजास्टर नोटिफाई करा था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर। मतलब कि केंद्र की सरकार ने बोला था कि कोरोना जो है दैट इज अ टाइप ऑफ डिजास्टर, और उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू ये बोला था कि कोरोना इज अ सेंट्रल लेवल डिजास्टर। सिमिलरली जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं ये स्टेट लेवल के, लोकल लेवल के डिजास्टर्स नोटिफाई कर सकती हैं। मतलब कि कोई स्टेट है जहां पे बहुत ही लोकलाइज सा डिजास्टर आता है छोटा सा, उसको वो स्टेट डिजास्टर की तरह कैटेगराइज कर सकती हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो मतलब कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है इसमें दो तरीके के आपको डिजास्टर्स मिलेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड जो पूरे इंडिया के लिए डिजास्टर है, और एक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड डिजास्टर जो कि लोकल एरिया के लिए डिजास्टर है, छोटे से एरिया के लिए डिजास्टर है, उस स्पेसिफिक स्टेट के लिए डिजास्टर है। राइट। अगर स्पेसिफिकली कोरोना की बात करते हैं और समझें कि ये पूरा मसला न्यूज में क्यों है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अखबार में क्यों आ रहा है, तो आपको यह समझना है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने कोरोना को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर डिजास्टर नोटिफाई कर दिया है। मतलब कि नेशनल लेवल का डिजास्टर है कोरोना वायरस। बेसिकली जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके कुछ प्रोविजंस हैं जो बात करते हैं अबाउट डिजास्टर रिलीफ, अबाउट कि किस तरीके से डिजास्टर का इंपैक्ट कम किया जा सकता है। सेक्शन 12 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, उसके तहत केंद्र की सरकार गाइडलाइंस इशू कर सकती है कि डिजास्टर से रिलीफ देने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, डिजास्टर से जो लोग पीड़ित हुए हैं उनके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यह सेक्शन 12 में दिया हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के। इन गाइडलाइंस के अंडर केंद्र की जो सरकार है वो गाइडलाइंस इशू कर सकती है कि कौन से डिजास्टर के लिए रिलीफ कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर लॉस ऑफ लाइफ हुआ है तो कितना पैसा देंगे हम जो पीड़ित लोग हैं उनको, जिसे आपने अखबार में पढ़ा होगा एक्स ग्रेशिया रिलीफ। मतलब कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसके तहत पैसा दिया जाएगा, किसी का घर टूट गया, किसी का लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो गया। मतलब कि जो सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर्स हैं
अगर उनके लिए सरकार को रिलीफ प्रोवाइड करना है, कितना रिलीफ प्रोवाइड करना है, उसकी गाइडलाइंस केंद्र की सरकार इशू करती है। ठीक है, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट देखती है, उन्होंने गाइडलाइंस इशू करे कि सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर्स के अंडर अगर किसी की भी डेथ होती है तो उसके परिवारजन को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर्स के अंडर अगर किसी की भी डेथ होती है तो उसके परिवारजन को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये गाइडलाइंस कौन तैयार करता है? केंद्र की सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये पैसा जाता कहां से है? ये 4 लाख रुपए कहां से जाएगा? स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं जाएगा, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में से। मतलब कि केंद्र सरकार गाइडलाइंस इशू करेगी कि हां, अगर डिजास्टर आता है तो अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो आप 4 लाख रुपए दे देना। केंद्र सरकार सिर्फ गाइडलाइन इशू करेगी, एक्चुअल में पैसा जाएगा कहां से? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से, जो एसडीआरएफ स्टेट लेवल का जो फंड है, वहां से ये पैसा जाएगा। तो ये हो गई एक बात। इसके अलावा आपको स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा आप स्टेट लेवल के लोकलाइज डिजास्टर्स के लिए यूज कर सकते हो। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सिर्फ 10% पैसा आप स्टेट नोटिफाइड डिजास्टर्स के लिए यूज कर सकते हो। बाकी का जितना भी 90% पैसा है, दैट विल बी यूज फॉर सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर्स। जो उसका बचा हुआ 90% पैसा है, वो इस्तेमाल किया जाएगा सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर्स के लिए। ठीक है, तो सवाल उठता है कि मसला क्या है यहां पे मसला यह निकल के आ रहा है कि केंद्र की सरकार ने 2015 में गाइडलाइन पास करी थी कि अगर किसी की सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर के अंदर मृत्यु होती है तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में से उसके परिवारजन को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2020 में केंद्र की सरकार ने कोरोना को सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर की तरह घोषित कर दिया। तो अगर हम सारे डॉट्स कनेक्ट करें तो लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि जिन जिन के घर में कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है, क्या उन सबको केंद्र की सरकार से 4 लाख रुपए मिलेंगे? मतलब कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के एसडीआरएफ से क्या सबको 4 लाख रुपए मिलेंगे? अब यह सवाल बनता है, क्यों? क्योंकि आपने बोला कि सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर के अंदर किसी की डेथ हो रही है तो 4 लाख रुपए देंगे हम, और कोरोना को आपने खुद सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर घोषित कर दिया। तो इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है कि एग्जैक्टली यहां पे होगा क्या। बेसिकली केंद्र की सरकार यहां पे 2 बातें बोलती है। केंद्र की सरकार 2 बातें ये बोलती है। एक, जब हमने पिछले साल 2020 में कोरोना वायरस को सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर घोषित किया था, उस टाइम पे हमने कोई कंडीशन नहीं रखी थी कि कोरोना वायरस से जिनकी मृत्यु होगी उनके परिवार वालों को 4 लाख मिलेंगे। हमने ऐसा कहीं नहीं बोला। दूसरी बात, अगर आप एक बार को डॉट्स कनेक्ट करके मान भी लो कि सबको 4 लाख रुपए मिलेंगे जिनकी भी डेथ हुई है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के एसडीआरएफ में इतना पैसा है ही नहीं। एज पर द लॉ, ये जो डिसीज्ड को, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको जो पैसा जाता है वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से जाता है। केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में इतना पैसा है ही नहीं, और जब उसमें इतना पैसा है ही नहीं तो फिर आपको पैसा मिलेगा कहां से? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास बहुत ही लिमिटेड पैसा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बात बोली, और तीसरी बात यह थी कि अगर सारा पैसा कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को दे दिया जाएगा 4-4 लाख रुपए करके, तो कल को हमारे पास दूसरे डिजास्टर से टैकल करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मान लीजिए हमने देखा उत्तराखंड में अवलांच आया था, ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, या फिर कहीं पे साइक्लोन आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे ड्राउट आ गया। इन सब डिजास्टर से डील करने के लिए हमारे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसा बचेगा ही नहीं। तो आप क्या चाहते हो, सारा का सारा पैसा कोरोना में दे दें और किसी और डिजास्टर के लिए पैसा ना रखें? सो ये आर्ग्यूमेंट्स देते हुए केंद्र की सरकार ने बोला कि कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को किसी को भी 4 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा केंद्र की सरकार ने पिछले साल जब कोरोना को सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर घोषित करा था, उस टाइम पे केंद्र की सरकार ने यह बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो कोरोना पीड़ित लोगों को पार्शियल रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं। वो कोरोना पीड़ित लोगों को पार्शियल रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं, और इस पार्शियल रिलीफ के लिए केंद्र की सरकार ने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपए दिए थे पीएम केयर्स फंड से। जो पीएम केयर्स फंड है वहां से 1000 करोड़ रुपए एसडीआरएफ में ट्रांसफर किए गए थे कि आप पार्शियल रिलीफ प्रोवाइड कर देना। सवाल उठता है, सर ये पार्शियल रिलीफ का क्या मतलब होता है? पार्शियल रिलीफ का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोरोना से किसी की मृत्यु हो रही है तो उसके घर वालों को 4 लाख रुपए दे दो। नहीं, पार्शियल रिलीफ का मतलब होता है क्वारंटीन फैसिलिटीज, पीपी किट्स, टेस्टिंग, मास्क वगैरह, इन सब चीजों का अरेंजमेंट करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, उसके लिए हम आपको पीएम केयर्स फंड से 1000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। राइट।
सो ये था पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का एनालिसिस कि ये क्यों न्यूज में है। अच्छा, अब मैं आपको दो बातें यहां पे और बता दूं। एक टर्म जो आपने पढ़ी होगी अखबार में और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी वो टर्म मेंशन्ड है, एक्स ग्रेशिया रिलीफ। ये जो टर्म मेंशन्ड है अखबार में और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, दैट टर्म इज एक्स ग्रेशिया रिलीफ। सवाल उठता है सर ये एक्स ग्रेशिया रिलीफ का क्या मतलब होता है? एक्स ग्रेशिया रिलीफ का मतलब होता है कि सरकार जो है, जिसकी भी मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु से सरकार को काफी दुख हुआ है और सरकार आउट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन उनको पैसा देना चाहती है। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि सरकार के ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है किसी को भी पैसा देने का। सरकार सिर्फ और सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन के चलते दुख बांटते हुए यह पैसा देती है। सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में यह बोल रखा है कि अगर किसी की भी सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर से डेथ होती है तो उसके परिवारजन को एक्स ग्रेशिया रिलीफ के नाम पे 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो अभी हमने बात करी। इसका एग्जैक्ट मतलब है कि सरकार जिसकी भी सेंट्रली नोटिफाइड डिजास्टर से डेथ होती है उसको 4 लाख रुपए देगी, नॉट बिकॉज सरकार के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, बट इसलिए कि सरकार उनका दुख बांटना चाहती है। सरकार ने बोला कोरोना का लेवल बहुत बड़ा था, जिस स्केल पे त्राही त्राही मची वो बहुत बड़ा था और उतनी हमारे यहाँ फिस्कल कैपेसिटी नहीं है। हमारा जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है और जो बाकी संसाधन है वहां से हम इतना पैसा नहीं दे सकते, और हमने सिर्फ और सिर्फ कोरोना के केस में पार्शियल रिलीफ की बात करी थी, एक्स ग्रेशिया रिलीफ ऑफ 4 लाख की बात नहीं करी। यह है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट प्री मेंस इंटरव्यू। आज का आखिरी सवाल, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में स्कोर मेंशन करना मत भूलना। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, उसे जरूर ज्वाइन करना है। और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आपको पता है रेफरल कोड यूज होगा मुदत गुप्ता। सिंपली मेरा नाम डालना है कैपिटल में बिना किसी स्पेस के और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आज का आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमाइज और प्रीमाइजेस गवर्न द रिक्यूजल ऑफ अ जज फ्रॉम अ केस? रिक्यूजल ऑफ अ जज एक टर्म है जो अखबार में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इसके बारे में मैंने एक ये क्वेश्चन बनाया है, ध्यान से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। फर्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सेकेंड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। थर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। फोर्थ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कौन सा स्टेटमेंट सही है जल्दी से चुन के अटेम्प्ट करिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं। सो द आंसर इज बी 1 and 4 कि जो रिक्यूजल ऑफ अ जज का प्रोसेस होता है दिस इज बेस्ड अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से ज्यादा लिंक नहीं है। सवाल उठता है सर ये रिक्यूजल ऑफ जज क्या है और ये न्यूज में क्यों है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने और दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने अपने आप को रिक्यूज करा है कुछ केसेस से। सवाल उठता है रिक्यूजल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रिक्यूजल? रिक्यूजल का मतलब होता है कि एक जज जो एक बेंच पे बैठे हैं, जो एक केस सुन रहे हैं, अगर उन जज को लगता है कि इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और मेरे को मॉरल ग्राउंड्स पे ये केस नहीं सुनना चाहिए, तो वो अपने आप को उस केस से वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस केस में जजमेंट नहीं दूंगा। इसे कहते हैं रिक्यूजल। फॉर एग्जाम्पल, जज के किसी रिश्तेदार का केस उनके सामने आ गया, जज के सामने किसी कंपनी का केस आ गया जिसमें वो खुद शेयर होल्डर हैं या उनके परिवार वाले शेयर होल्डर हैं, जज के सामने कोई ऐसा केस आ गया जहां पे उनके परिवारजन इन्वॉल्व हैं। ऐसे केसेस में जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, वहां पे जज बोलते हैं कि मैं मॉरल ग्राउंड्स पे कोई भी बायस क्रिएट ना हो, इसलिए ट्रांसपेरेंट जजमेंट के लिए मैं अपने आप को इस केस से अपना नाम वापस लेता हूं और मैं ये केस नहीं सुनूंगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिक्यूजल ऑफ अ जज। कि जज ने मना कर दिया कि मैं इस केस में नहीं सुनूंगा क्योंकि देयर माइट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मॉरल ग्राउंड्स पे मैं अपना नाम वापस लेता हूं। रिक्यूजल ऑफ अ जज। पहली बात, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यह टर्म रिक्यूजल मेंशन नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रिक्यूजल के ऊपर कोई भी रूल्स नहीं बने हुए हैं। दे हैव नो रूल्स व्हाटसोएवर ओवर इट। उनके कोई भी रूल्स नहीं है इसके ऊपर। बेसिकली ये जो रिक्यूजल ऑफ अ जज का कॉन्सेप्ट है निकल के आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि जुडिशरी में सारे के सारे प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंटली फॉलो होने चाहिए। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है नोबडी कैन बी अ जज इन देयर ओन केस। कोई अपना ही केस खुद सुन के उसे जज नहीं कर सकता। कहने का मतलब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंडर अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या आपका कोई इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए। जजेस
अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन, अपनी मॉरल ड्यूटी को समझते हुए अपना नाम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले केसेस से वापस ले लेते हैं। ये जो रिक्यूजल ऑफ अ जज होता है, जहां पे जज अपना नाम वापस ले रहे हैं जजमेंट सुनने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ जज का डिसीजन होता है। बेसिकली ये जो है जज की एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। उन्हें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, गवर्नर, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये जज की खुद की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इस केस को सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। अगर जज चाहें तो नाम वापस ले सकते हैं, अगर जज चाहें तो नाम वापस नहीं लेंगे, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। कई बार ऐसा देखने को मिला, एंड दिस इज टोटली अलाउड, कि कई बार केस में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जो लिटिगेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी जज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जज साहब, इसमें आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, आप इस केस को छोड़ दीजिए। हो सकता है कि इसमें आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, आप इस केस को छोड़ दीजिए। तो कई बार जो पार्टीज और लिटिगेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी जज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस केस से रिक्यूज हो जाइए। ऐसे केसेस में जज रिक्यूज हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर है। जज यहां पे दो प्रीमाइज यूज कर सकते हैं। एक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि अगर जज को लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो कहेंगे आई कैन नॉट बी अ जज इन माई ओन केस, और मैं अपने आप को रिक्यूज कर रहा हूं। या फिर जज जो है वो लिटिगेंट को मना कर सकते हैं कि भैया देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नाम की भी कोई चीज होती है, मेरी मर्जी है, मैं यहां पे ट्रांसपेरेंटली जस्टिस करने को बैठूंगा और मैं रिक्यूज नहीं करूंगा अपने आप को। दोनों ही तरीके के एग्जांपल्स हैं हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में, हमारे को उन एग्जांपल्स में नहीं जाना, लेकिन दोनों ही तरीके के एग्जांपल्स प्रेजेंट है हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में। एंड हेंस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जब जज मना कर देते हैं रिक्यूज करने से, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जब जज कहते हैं कि मैं रिक्यूज हो रहा हूं, ये दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर रिक्यूजल का प्रोसेस बेस्ड होता है। सो ये जो पूरा का पूरा रिक्यूजल का प्रोसेस है, ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ऑल्सो एक बात और, कि जो जज हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर हिम टू गिव रीजन कि मैं क्यों रिक्यूज कर रहा हूं, मैं क्यों रिक्यूज नहीं कर रहा। ये उनकी मर्जी है, वो रीजन देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना कोई कंपल्शन नहीं है। राइट, स्कोर नीचे मेंशन करिए, रेफरल कोड आपको पता ही है, साथ के साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे के सारे यूट्यूब वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। हमारी बुकलेट्स जो हैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री हैं एकदम। हर संडे सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट होता है गेमिफाइड वर्जन। 23 जून से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, 1 साल 2 साल के। ये आपको एनरोल करना है यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।